साथियों नमस्कार, श्रीकांत। आज हम लोगों का क्लास रहने वाला है, जो टॉपिक रहने वाला है वो बंगाल में द्वैत शासन। क्योंकि जो पिछला जो हमारा वीडियो था, जो लेक्चर था, वो हमने बताया था कि बक्सर का युद्ध जब समाप्त हो जाता है 1765 में, और जो इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि होती है, तो दोहरी शासन यानी दोहरी दोहरी प्रणाली की बात लगभग वहीं पे हो जाती है। यानी कि दोहरी प्रणाली के बीज वहीं पे बो दिए जाते हैं। इसी वजह से दोहरी प्रणाली का जो शासन है वो 1765 से 1772 है। यानी कि वो जो इलाहाबाद की संधि होती है, उसी में इलाहाबाद की संधि में ही दोहरी प्रणाली का एक प्रकार से पूरी रूपरेखा बना दी जाती है। वो कैसे बना दी जाती है, जैसे कि मैंने कहा था कि पिछले लेक्चर में इलाहाबाद की द्वितीय संधि और प्रथम संधि में कि किस तरह से जो मुगल सम्राट रहता है शाह आलम द्वितीय, वो कंपनी को यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी दे देता है। यानी कि टैक्स कलेक्शन, यानी कि टैक्स जो पूरा राजस्व वाला मामला रहता है, उसको देख रेख कौन करेगा, उसकी पूरी उगाही कौन करेगा इन तीन स्टेट में, वो कंपनी करेगी। बिल्कुल से कोई उसमें लाग लपेट था ही नहीं। यानी कि दीवानी का जो मामला हाथ में रहेगा वो अब कंपनी के हाथ में रहेगा। ठीक है। उसी में दूसरी बात ये रहती है कि जैसे कि दीवानी का मामला और निजामी का यानी कि निजामत का मामला। ठीक है। निजामत मतलब प्रशासन। ठीक है। पहले इसको समझ लीजिए कि दोहरी प्रणाली क्या है। दीवानी का मतलब कि कर वसूलने का अधिकार, यानी कि राजस्व से संबंधित जितने भी मुद्दे होंगे वो दीवानी बोला जाता था। और इसकी जो एक प्रकार से परंपरा चली थी, इसका जो डिवीजन किया गया था, सब डिवीजन, वो मुगल के समय से चला रहा था। यानी कि मुगल कालीन ये व्यवस्था थी। ठीक है। दीवानी एक वजीर होता था, एक सूबेदार होता था। ठीक है। जैसे दीवानी के लिए एक दीवान होता था, ठीक है, और निजामत के लिए सूबेदार होता था। जो मुगल काल में जो व्यवस्था चल रही थी वो यही चल रही थी। दोनों लोग बराबर बराबर के अधिकारी थे। यानी कि एक दीवान होता था जो वजीर होता था, और दूसरा कौन होता था, सूबेदार होता था। ठीक है। सूबेदार क्या करता था, वो पूरी प्रशासनिक व्यवस्था देखता था। ठीक है। यानी कि सैनिक व्यवस्था, ये सब जितने प्रशासन के मामले होते थे वो सूबेदार देखता था। और टैक्स कलेक्शन या टैक्स से संबंधित जितने भी मामले होते थे, राजस्व से संबंधित जितने भी मामले होते थे, वो दीवान देखता था या वजीर देखता था, जिसको बोला जाता था मुगल काल में। मुगल काल में ये स्पष्ट कर दिया गया था, और इन्हीं दो के दम पे पूरी व्यवस्था मुगल काल की चल रही थी। ठीक है। यानी कि यही दो शासक ऐसे, वो शासक कह रहे हैं, यही दो अधिकारी ऐसे थे जिनके दम पे, जिनके बल पे मुगल कालीन व्यवस्था पूरी की पूरी चल रही थी। ठीक है। तो यही जो व्यवस्था है, इसी व्यवस्था को 1765 में क्या किया, लगभग अधिकारी यही थे। ठीक है। अधिकारी यही थे, लेकिन इसका स्वरूप बदल दिया। स्वरूप को बदलने का मतलब है कि क्लाइव ने क्या किया कि क्लाइव के हाथ में ही सारी शक्ति थी। जैसे क्लाइव वहां पे लंदन में भेजता, एक बात कहता है कि वहां के जो अधिकारी, कंपनी के जो अधिकारी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बैठते थे वहां पे लंदन में, तो उसने ये कहा था कि ये जो सुल्तान की जो छाया है, जो शासक की छाया, ये बनी रहनी चाहिए प्रतीकात्मक स्वरूप से। वास्तविक सत्ता तो हमारे हाथ में है ही, लेकिन सुल्तान की छाया बनी रहनी चाहिए, क्लाइव का कहना था। और उसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को लेटर लिख के ये बात कही थी, क्योंकि कंपनी ने सीधे शासन अपने हाथ में नहीं ले लिया था। कंपनी अभी भी इन सब चीजों से बच रही थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो बक्सर का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, उसके बाद कंपनी ने भले भी मुगल सम्राट को हरा दिया था, बंगाल के अब्दस्त नवाब को हरा दिया था, अवध के नवाब सुजाउद्दौला को हरा दिया था, उसके बावजूद भी कंपनी ने सीधे हाथ में पूरा शासन नहीं ले लिया। कारण क्या था, क्योंकि कंपनी राजनीतिक सत्ता के रूप में नहीं सबको दिखाना चाहती थी दुनिया को, कि नहीं हम भारत में आके राजनीतिक सत्ता का सुख भोग रहे हैं। ठीक है। कंपनी बस एक कह सकते हैं कि पर्दे के पीछे से, या कह सकते हैं कि डमी शासक, जिसको रबर स्टैम्प बोला जाता है। बफर स्टेट का मतलब, जो बफर स्टेट मैंने वर्ड कहा था पिछले उसमें, कि बफर स्टेट कौन सा वर्ड होता है, अवध होता है। बफर स्टेट यानी कि वो एक ऐसा स्टेट था कंपनी के लिए जहां पे उस स्टेट के हित और उस स्टेट की, मतलब कि सब कुछ जो है वो कंपनी से जुड़े हुए थे। कंपनी उससे अलग नहीं थी, ना अवध का नवाब कंपनी से अलग हो सकता था। तो कहने का ये मतलब है कि जिस तरह से मुगल काल में ये पूरी व्यवस्था को संभाले हुए थे दीवान और निजामत, यानी दीवानी और निजामत, इससे पूरी व्यवस्था चलती है। बंगाल में कल क्लाइव ने अपना दिया उसको।
किस तरह से अपनाया, और इसके बाद फिर दोहरी प्रणाली के नुकसान क्या होते हैं, जैसे दोहरी जो द्वैत शासन है जो उसके नुकसान है, मैंने उसको लिख दिया, लिखने में टाइम लग जाए, जैसे प्रशासनिक व्यवधान, व्यापारिक व्यवधान, यानी इन सब चीजों का नष्टीकरण हो गया। बाकायदा कंपनी के लिए उस समय के जो बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी भी थे, बहुत सारे लोगों ने इस बात को संसद में भी एडमिट किया, उसको एक्सेप्ट भी किया कि ये दुनिया की सबसे भ्रष्ट सरकार है। 1765 से 72 तक जो दोहरी प्रणाली चली हुई है वो दुनिया की सबसे भ्रष्ट शासन व्यवस्था है, इससे भ्रष्ट तो कुछ भी नहीं है। तमाम सारे ऐसे लोगों ने कहा है, वो कोटिंग अब उसको तो लिखना संभव नहीं है, मगर ये आप ये जानिए कि दोहरी अब शासन व्यवस्था क्या है। तो दोहरा शासन व्यवस्था ये प्रकार से ये है कि कंपनी ने, जैसे मैंने कहा था कि 53 लाख रुपया दिया निजामत के लिए, ठीक है, निजामत के लिए, और 26 लाख रुपया किसको दिया, मुगल शासक को पेंशन के लिए दिया, ठीक है, 26 लाख पेंशन के लिए। तो ये पेंशन जो था वो मुगल काल जो सम्राट था उसके लिए व्यक्तिगत था, ये इसको वो धन पे मतलब कह सकते शासन व्यवस्था में उसको नहीं खर्च करना था। लेकिन ये जो 53 लाख रुपया कंपनी ने दिया निजामत के लिए, ये किसको दिया, ये बंगाल के नवाब को दिया। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 1764 में जब 22 अक्टूबर 1764 का बक्सर का युद्ध जब जीता जाता है तो उस टाइम पे कंपनी ने किसको बंगाल का नवाब बना दिया था, मीर जाफर को बना दिया था, मीर जाफर को दूसरी बार बनाया था। लेकिन जब 12 अगस्त और 16 अगस्त 1765 में जाके लगभग 8-9-10 महीने के बाद जब इलाहाबाद की पहली और दूसरी संधि होती है तो उस समय बंगाल का नवाब कौन होता है, नजमुद्दौला होता है। नजमुद्दौला कौन है, मीर जाफर का लड़का रहता है, अल्पवयस्क छोटा सा बच्चा, प्यारा सा नन्हा सा रहता है, वो शासक रहता है, बंगाल का नवाब बनाया जाता है नजमुद्दौला को। क्यों, क्योंकि मीर जाफर की 1765 में मृत्यु हो गई है, डेथ हो गई है, ठीक है, वो इस संसार से चला गया है। तो ऐसी स्थिति में ये आपके सामने प्रश्न आ सकता है कि अगर पीसीएस के लिए कि 2 लाइन में कि 1764 में कथन मतलब कि 2 लाइन में कि इस तरह से कि 22 अक्टूबर 1764 को जब बक्सर का युद्ध होता है तो उस समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। फिर दूसरा 22 अक्टूबर 1764 को जब बक्सर का युद्ध होता है तो उस समय बंगाल का अबदस्त नवाब मीर कासिम था, ठीक है। फिर तीसरा आ सकता है कि जिस समय इलाहाबाद की पहली और द्वितीय संधि हुई उस समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। तीनों में सही क्रम पूछ सकता है, कथन कारण पूछ सकता है, गलत पूछ सकता है, तो ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि जब इलाहाबाद की पहली और दूसरी संधि होती है तो उसमें बंगाल का नवाब नजमुद्दौला रहता है। युद्ध के समय, बक्सर के युद्ध के समय कौन रहता है नवाब, मीर जाफर रहता है, मीर कासिम नहीं रहता है, ठीक है। मीर कासिम भगोड़ा रहता है, वो भाग गया गद्दी छोड़ के, ठीक है। लेकिन कई जगह पे बहुत सारी पुस्तकों में ऐसा मिलता है कि मीर कासिम ने सत्ता छोड़ी नहीं थी, भले वो भाग गया था, ठीक है, नवाबी उसने छोड़ी नहीं थी। तो एक ये भी डिस्प्यूट का मामला हर समय रहता है कि विवाद का मामला रहता है, तो उस पर हमको नहीं जाना है। तो कहने का ये मतलब है कि अब आपको यहाँ पे समझ में बात आएगी कि जो निजामत है और जो दीवानी है, ठीक। पहले आप एक बात देख लीजिए कि दोहरी प्रणाली द्वारा प्रशासन व्यवस्था से क्या क्या नुकसान होता है, फिर इसको हम यहाँ पे साफ करके फिर यहाँ से अच्छे से आपको समझाते हैं। प्रशासनिक दुर्बलता होती है, प्रशासनिक व्यवधान होता है, व्यापारिक व्यवधान यानी कि व्यापारिक जो पूरी व्यवस्था रहती है वो चरमरा जाती, तहस नहस हो जाती, विघटन हो जाता है। सीधी सी बात है, क्रिस का बिल्कुल से हाथ हो जाता है, क्रिस बिल्कुल से एकदम दम तोड़ देता है बंगाल में, क्रिस का हाथ हो जाता है। उद्योगों यानी कि जो कुटीर और लघु उद्योग थे, वो छोटे छोटे उद्योग, हथकरघा उद्योग और इस तरह से रेशम बुनकरों के जो उद्योग थे, क्योंकि बंगाल जो है मलमल और रेशम के लिए बहुत ज्यादा धनी था, कपड़ों के लिए बहुत ज्यादा धनी था, खास करके रेशमी कपड़ों के लिए, वो एकदम से नष्ट हो जाता है। नैतिक पतन हो जाता है, नैतिक पतन की उसमें चरित्रता भी आ जाती है। कंपनी के कर्मचारी से लेके अधिकारी से लेकर बंगाल के जो कर्मचारी रहते हैं, जो छोटे मोटे नवाबजादे रहते हैं, उन सबके अंदर नैतिक पतन आ जाता है, बिल्कुल जो सामाजिक और सांस्कृतिक विघटन आता है। जब ये सब सारी चीजें होंगी तो जान लीजिए कि समाज में सांस्कृतिक व सामाजिक विघटन खुद ब खुद आ जाएगा, क्योंकि ये सब सारी चीजें किसी भी समाज के बनने बिगड़ने के लिए रीढ़ होती हैं, ठीक है। समाज हमारा तभी उन्नतिकरण कर सकता है जब ये व्यवस्थाएं बिल्कुल से शानदार होनी चाहिए, बिल्कुल व्यवस्थित होनी चाहिए। ये सब ऐसे पावे हैं सामाजिक व सांस्कृतिक के व्यवस्था के कि अगर इनमें से कुछ भी थोड़ा बहुत इधर उधर गया तो सब नष्ट हो जाएगा।
तो अब हम आपको पूरी तरह से अब आपको बताते हैं कि बेसिकली जो द्वैत शासन है उसकी व्यवस्था क्या है और क्यों इतना ये महत्वपूर्ण है और किन किन चीजों की वजह से ये द्वैत शासन बंगाल में बिल्कुल से बंगाल को नष्ट कर डालता है। देखिए, द्वैत शासन की व्यवस्था क्या है, ठीक है। एक है दीवानी, दो पिलर्स हैं जिसके, ठीक है। ये एक है निजामत, ठीक है, जिसको प्रशासन बोला जाता है, ठीक। एक मिनट सर। दीवानी का मतलब होता है राजस्व, टैक्स, टैक्स से संबंधित मामले, ठीक। ये व्यवस्था मैंने अभी अभी आपको बताया कि मुगल काल में ये चलती आ रही थी। इस व्यवस्था को क्लाइव ने क्या किया, बंगाल में इसको अप्लाई कर दिया। बंगाल में ये व्यवस्था कब होती है, 1765 से 72 तक चलती है। 72 में कौन समाप्त करता है, जब वारेन हेस्टिंग्स आता है, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स आते ही इसको तुरंत समाप्त कर देता है, क्योंकि वो इस व्यवस्था से बहुत ज्यादा चिढ़ता है। उसको बिल्कुल भी ये व्यवस्था पसंद नहीं आई थी, ठीक है। और उसी ने कहा था कि ये व्यवस्था पूरी तरीके से कंपनी और कह सकते हैं कि कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों तक को आखंड भ्रष्टाचार में डुबो दिया है। कंपनी बिल्कुल से नैतिक पतन के शीर्ष पहुंच गई, ऐसा वॉरेन हेस्टिंग्स का मानना था, ठीक। तो दीवानी और निजामत परिषद, दीवानी में क्या करता है क्लाइव, क्लाइव बहुत ही होशियार रहता है, क्लाइव बहुत ही समझदार रहता है। उसको ये पता है कि बंगाल सबसे समृद्ध राज्य है इस देश का, ठीक है। तो उसने क्या किया, दीवानी को अपने सीधे हाथ में ले लिया। सीधे हाथ में लेने से मतलब है उसने दो लोगों को नियुक्त कर दिया, ठीक है। क्योंकि दीवानी मुगल सम्राट से उसने ले लिया, बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी कंपनी के हाथ में चली गई, तो कंपनी इसको सीधे देख रही है, ठीक है, बैकडोर से नहीं देख रही है। तो सीधे क्या करता है, सीधे हाथ से बंगाल में उप दीवान मोहम्मद रजा खान को नियुक्त करता है दीवानी के लिए, और बिहार में राजा सिताब राय, ये कंपनी के बहुत विश्वस्त लोग रहते हैं, राजा सिताब राय, ठीक है। इन दोनों लोगों को उप दीवान बनाता है, क्या बनाता है, उप दीवान, ठीक है। दीवान भी नहीं, उप दीवान। ये कंपनी के उप दीवान है जो बंगाल में मोहम्मद रजा खान दीवानी का पूरा मामला बंगाल में देखेंगे और राजा सिताब राय बिहार में देखेंगे, ठीक है। अब मोहम्मद रजा खान बंगाल में देखते हैं, ठीक है। ये प्रश्न भी आता है, कई बार आता है कि मोहम्मद रजा खान और राजा सिताब राय किस स्टेट के दीवान बनाए जाते हैं, ठीक है, उप दीवान, सॉरी दीवानी उप दीवान बनाए जाते हैं, दोनों लोग उप दीवान रहते हैं। कंपनी ने इनको अधिकार दे दिया, ठीक है, ये सीधे टेक ओवर कर लिया कंपनी ने। निजामत किसके पास रहने दिया, बंगाल के नवाब के पास, ठीक है। बंगाल के नवाब के पास, बंगाल का नवाब कौन है, नजमुद्दौला, नजमुद्दौला है, ठीक है, नजमुद्दौला है। निजामत के लिए कंपनी इनको 53 लाख रुपया देगी वार्षिक, ठीक है, यानी कि प्रतिवर्ष 53 लाख रुपया देगी। आप पूरा शासन व्यवस्था देखिए, अब आप अंदाजा लगाइए, पैसा पूरा कंपनी ले रही है, एक एक रुपया ले रही है। इवन की 1770 में बंगाल में सबसे भयंकर अकाल पड़ता है, लगभग मतलब लाखों के लोग मारे जाते हैं। 1770 में बंगाल में अकाल पड़ता है, बहुत फेमस है, आप लोग पढ़े ही होंगे। मैं एक बात बता रहा हूं, ऐसे समय में भी बंगाल में 1770 में अकाल पड़ता है, ऐसे समय में भी जो टैक्स कलेक्शन रहता है वो ऊपर ही जाता है, अप रहता है, यानी कंपनी का टैक्स कलेक्शन गिरता नहीं है यहाँ पे आके 1770 में। तब ये स्थिति है जब 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा है, लाखों लोग मर गए हैं, लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। एक कहानी बड़ी प्रसिद्ध है कि एक बार एक टैक्स कलेक्शन जो अधिकारी होता है वो किसी एक गरीब के पास जाता है, तो उसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं होता है, तो एक बड़ा अधिकारी कहता है, उसको ऑर्डर देता है कि कुछ तो होगी। तो जो कलेक्शन करने का अधिकारी रहता है, हाँ, कहता है कि हाँ वहां पे सुंदर घास है। तो वो अधिकारी ऑर्डर देता है कि आप ऐसा है कि उन सुंदर घास को लेते आइए, वो भी हमारे काम में आ जाएंगी। तो कहने का ये मतलब है, इस हद और इस मानसिकता तक जो कंपनी के कर्मचारी अधिकारी रहते हैं वो किसानों का शोषण करते हैं, बिल्कुल से हड्डी चूस लेते हैं। ये कहा जाता है, ऐसा बहुत सारी बातें ऐसे सुनाई पड़ती हैं। तो अब आप सोचिए, पूरे बंगाल में जहां की जनसंख्या करोड़ों में है,
वहां की पूरी दीवानी, पूरा का पूरा पैसा कंपनी अपने हाथों में ले रही है, और कंपनी एक गिनी चुनी राशि 53 लाख रुपया पूरे प्रशासन को दे रही। इसी में बंगाल के नवाब को सैनिक व्यवस्था, असैनिक व्यवस्था, सब सारी चीजों को देखना ताकना है। ऊपर से कंपनी के जो कर्मचारी होते हैं वो बादशाहियत दिखाते हैं, बात बात पे इसके सैनिकों को धुतकारते हैं। मतलब कह सकते हैं कि जो जो भी करना है आप समझ लीजिए क्या क्या करते हैं। बेसिकली यही चीज है। ये दोनों लोग पूरा टैक्स कलेक्शन करते हैं, जो जितना नीलामी, और टैक्स कलेक्शन की व्यवस्था भी कैसे रहती है। मान लीजिए ए नामक क्षेत्र है, बी नामक क्षेत्र है, सी नामक क्षेत्र है, डी नामक, ई नामक, उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं। अब ए नामक क्षेत्र में जो भी व्यक्ति नीलामी के द्वारा होता था टैक्स कलेक्शन, तो नीलामी की राशि में मान लीजिए किसने कह दिया कि इस क्षेत्र का हम 10 लाख रुपया देंगे, ठीक है, 10 लाख रुपए। कंपनी सीधे 10 लाख रुपया इस सेकंड पार्टी से ले लेती थी। कंपनी वहां पे नहीं जाती थी, ठीक है, जो कंपनी के कारिंदे थे या कंपनी के गुमास्ते थे वो वहां पे नहीं जाते थे। ये जो छोटे छोटे जमींदार होते थे वो कंपनी को देते थे, ठीक है। तो ये जो सेकंड पार्टी, ये 10 लाख रुपया फला क्षेत्र का, एक इस पूरे ए नामक क्षेत्र का 10 लाख रुपया ले लिया कंपनी ने, इससे ले लिया। अब ये व्यक्ति जो बैठा हुआ है ये जाके इससे लेगा, ये इस पूरे क्षेत्र में जो किसान होंगे इनको मार मार के लेगा, इनके गाय भैंस जितने भी चीजें हैं सब ले लेगा, क्योंकि उसने कंपनी को तो 10 लाख रुपया दे दिया है। अब कंपनी से कुछ नहीं लेना देना, आप जो भाई जो नीलामी हुई है, जो पैसा दिया है जिसने कंपनी को, अब वो भी तो खींचेगा पैसा, उसको भी तो चाहिए 10 लाख रुपया। अगर उसने दिया है तो वो कहां से लेगा। तो वो जाके, वो कहते हैं ना, जितना शोषण हो सकता था इस तरीके से वो करता था, कहने का ये मतलब है। क्योंकि कंपनी छोटे छोटे जो नीलामी कर जो जमींदार होते थे उनके मार्फत एक प्रकार से कह सकते हैं ठेकेदारी व्यवस्था है। जैसे ठेकेदारी व्यवस्था नहीं होती है कि जो जितना ज्यादा ठेका में बोलता है उसको ठेकेदारी यानी दे दी जाती है, तो वैसी ही कुछ कुछ व्यवस्था थी इस तरह से बंगाल में। तो बंगाल में सिर्फ लूट और खसोट और बिल्कुल से कह सकते हैं अत्याचार था चरम पे, ठीक है। प्रशासन प्रशासन तो समाप्त हो चुका था, प्रशासन नाम की कोई चीज ही नहीं थी। प्रशासन नाम की जो चिड़िया थी वो खत्म हो चुकी थी, वो फुर हो गई थी, उड़ गई थी। कहाँ किस डाल पे जाके बैठी थी किसी को नहीं पता है, प्रशासन तो था ही नहीं। बेसिकली ये एक दोहरी व्यवस्था है जिसमें कह सकते हैं कि कर्तव्य बिना अधिकार के था, तो कर्तव्य बिना अधिकार, कोई इसके पास अधिकार नहीं था मगर इसका ये कर्तव्य था, ठीक है ना। और उत्तरदायित्व बिना अधिकार इन लोगों के लिए कहा जाता है, ठीक है। उत्तरदायित्व बिना अधिकार अंग्रेजों के लिए कहा जाता है, यानी कि ऐसा अधिकार मिला था जिसमें कोई उत्तरदायित्व नहीं था, सिर्फ लूटने की बात होती थी, कंपनी सिर्फ लूटने में लगी हुई थी। तो बेसिकली ये है द्वैत शासन प्रणाली। इनको कहा जाता है कि ये बंगाल को बिल्कुल से छिन्न भिन्न कर दिए। ये मुगलों वाली व्यवस्था थी, उन्हीं दो अधिकारियों यानी कि दीवानी और निजामत, प्रशासन, प्रशासनिक क्षमता, प्रशासनिक दायित्व तो किसके पास में था, प्रशासनिक दायित्व तो था बंगाल के नवाब के पास में, जिसको 53 लाख रुपया मिलता था, कंपनी देती थी। मगर उन 53 लाख रुपए में आप सोच लीजिए कि क्या हो सकता था। वही कंपनी बंगाल से, बिहार से करोड़ों रुपए वसूलती थी, हर साल वसूलती थी और मुनाफे में जाती थी। कंपनी कंपनी के व्यक्तिगत कंपनी मुनाफे में नहीं गई, पर कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी माला माल हो गए। क्योंकि जब क्लाइव ये बात कहता भी है कि जब वो उसने असैनिक सुधार किया और सोसाइटी फॉर ट्रेड 1765 में स्थापित की, क्लाइव ने 1765 में सोसाइटी फॉर ट्रेड यानी व्यापार समिति स्थापित की थी, जिसमें नमक है, सुपारी है, तंबाकू है, इनको छोड़ के बाकी जो कंपनी के अधिकार थे यानी कि जो एक अधिकार था उन सबको समाप्त कर दिया जाता है। आंतरिक रूप से, इंटरनल वो एक कमेटी बनाता है सोसाइटी फॉर ट्रेड व्यापार के लिए, और उसमें जो 3 मैंने नाम लिए, तंबाकू, नमक और सुपारी, इन तीनों को कंपनी के कर्मचारियों अधिकारियों को करने के लिए दिया गया था। वो लोग खरीदते थे, किसानों से, बड़े बड़े लोगों से खरीदते थे और जाके जो छोटे छोटे दुकानदार थे उनको देते थे। वहां पे जो लाभ होता था वो लाभ के द्वारा पूरा पैसा सोसाइटी में जाता था, और उस लाभ के द्वारा गवर्नर से लेके, जैसे कर्नल है, मेजर है,
बड़े जो सूबेदार हैं जो इस तरह से होते थे, उन सबके बीच में वो पैसा बंटता था। बेसिकली ये क्लाइव ने सोसाइटी फॉर ट्रेड की 1765 में स्थापना की थी। उसको फिर किसी दूसरे दिन देखेंगे जब व्यापारिक बंगाल में एक अधिकार देखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट देखेंगे, तो उसमें हम उसको बढ़ाएंगे, बहुत विस्तार से बताएंगे कि सोसाइटी फॉर ट्रेड क्या था। लेकिन अभी आप ये समझिए कि द्वैत शासन व्यवस्था यही थी जिसमें कंपनी यहाँ पे उसको कोई कर्तव्य नहीं करना है, कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, तीनों चीजें नहीं है। ये सब किसके पास में है? बंगाल के नवाब के पास में है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ दीवानी लेने का अधिकार किसके पास में है? कंपनी के पास में है। कंपनी दीवानी वसूलने का उत्तरदायित्व तो अपने हाथों में ले लेती है। ये उसको अधिकार मिला हुआ है। किसने दिया हुआ है? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने दिया हुआ है। एक छोटी सी राशि बंगाल के नवाब को देता है प्रशासन के लिए, आप प्रशासन संभालिए। वो भी संभाल नहीं पाता। कहने का ये मतलब है प्रशासन भी कौन देखता है? कंपनी ही देखती है। लेकिन कंपनी प्रशासन को सीधे नहीं देखती है, बैकडोर से देखती है। रबर स्टैंप का बंगाल का नवाब रहता है। बेसिकली मुगल शासन भी रबर स्टैंप हो चुका है, कुछ भी बचा नहीं है। अवध को बफर स्टेट बना ही लिया गया है 1765 में। तो इस वजह से ये पूरी एक गैर शासन की व्यवस्था है। और गैर शासन से क्या क्या नुकसान हुआ है उसको मैंने पहले लिख ही दिया। अगर उसके बारे में बताएंगे तो क्लास 2-3 घंटे की हो जाएगी, बहुत लंबा हो जाएगा। फिर उसके एक आध दिन स्पेशल वीडियो बना लेंगे। तो साथियों ये एक द्वैत शासन प्रणाली है, दोहरी शासन प्रणाली है जो बंगाल में होती है, जिसको 1772 में वारन हेस्टिंग्स जाता है तो खत्म कर देता है। आशा है कि आपको कुछ समझ में आया होगा। जितने भी लोग देख रहे हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसा लगता है जरूर बताइए। देख मिलते हैं।